हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स करेंगे 9 जून 2025 के। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के, इसके विनर और इसके हाईलाइट के बारे में। ये जो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट हुआ ये स्टेवेंजर नॉर्वे में हुआ है और इसके जो विनर रहे हैं वो मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के ही खिलाड़ी है, वो हुए हैं। इन्होंने 16 पॉइंट्स जो है वो अचीव किए थे 7th नॉर्वे चेस में। अब इसके बाद जो रनर अप रही है वो फैबियाना कैरुआना रही है और जो थर्ड प्लेस पे रहे वो डी गुकेश रहे हैं। डी गुकेश को 14.5 पॉइंट्स मिले हैं। ओके, अब यहाँ पे वुमेंस की कैटेगरी की बात करें, वुमेंस की कैटेगरी में विनर रही है एना मुजिक, जो कि यूक्रेन की खिलाड़ी है। शी वॉन विद 16.5 प्राइजेस। रनर अप कौन रही है? ली तिंगली रही है, जो कि कहाँ की है? चाइना की है। इनको 16 पॉइंट्स मिले हैं। थर्ड प्लेस पे इंडिया से रही है कोनेरू हेम्पी, जिन्होंने 15 पॉइंट्स जो है वो अचीव किए हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नाम कौन से? कोनेरू हेम्पी और डी गुकेश, दोनों ही थर्ड नंबर पे है। और बात करें डी गुकेश की, डी गुकेश जो है चेन्नई के तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। ये जो है 2019 में बनने वाले ग्रैंड मास्टर है, मेकिंग हिम वन ऑफ द यंगेस्ट इन हिस्ट्री। इनका जो है एशियन चेस फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 इनको बनाया गया था। इन्होंने 2024 चेस टूर्नामेंट और ओलंपियाड जो बुदापेस्ट में हुआ था उसमें जीत हासिल की थी। इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया और खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था 2025 में। नॉर्वे की हम बात करें तो नॉर्वे जो है अब ये होस्ट कंट्री है। यहाँ की जो ओरिजिनल करेंसी है वो है नोवेरियन क्रोन नॉक। और नेबरिंग कंट्री की बात करें तो वो है स्वीडन और फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के बारे में। तो यहाँ पे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की हम बात करेंगे, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। तो तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी, पहले इसको पतौदी और जेम्स मेलो ट्रॉफी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज किया गया है। बात करें इस ट्रॉफी को किसके नाम पे रखा गया है, तो सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है, जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर थे टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में। और जेम्स एंडरसन जो थे वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर थे इंडिया टेस्ट हिस्ट्री में। ओके, अब इस जो ट्रॉफ़ी है इसके बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड ऑफ द ट्रॉफ़ी नेम चेंज। प्रीवियसली द टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज़ होती थी उसको बोला जाता था पटौदी ट्रॉफ़ी। पटौदी ट्रॉफ़ी कब बोला जाता है? जब वो सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड में प्ले की जाती थी। तो इस पटौदी ट्रॉफ़ी का नाम इफ्तियार अली खान पटौदी और मंसूर अली खान पटौदी के नाम पे रखा गया था। ओके, और इसके बाद बात करें एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। जब इंडिया से क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड से क्रिकेट खेलने के लिए जब खिलाड़ी इंडिया में आते थे तो उस समय इसी क्रिकेट ट्रॉफी को क्या बोला जाता था? एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। एंथनी डी मेलो कौन थे? एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है इंडियन क्रिकेट में काम करते थे ये। ओके, अब ये जो दोनों ही नाम है इनको रिप्लेस कर दिया गया एक के साथ, जो कि है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, जिसको अवॉर्डेड किया जाएगा 5 मैच टेस्ट सीरीज़ में, जो कि जून 2020 में शुरू होने वाले हैं। ओके, अब बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ 2025 के शेड्यूल की, तो फर्स्ट टेस्ट खेला जाएगा जून 20 to 24, ये होगा हेडिंगले लीड्स में होगा। सेकंड जो टेस्ट होगा वो एब्स्टन बर्मिंघम में होगा। थर्ड टेस्ट जो होगा वो लॉर्ड्स लंदन में होगा। फोर्थ होगा ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर के अंदर। और फिफ्थ टेस्ट होगा द ओवल इन लंदन के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पे शेड्यूल है हमारे पास। ओके, अब बात करें इंडियन स्क्वाड फॉर द सीरीज़ के बारे में। कैप्टन जो रहे हैं वो शुभमन गिल रहे हैं। वाइस कैप्टन और विकेट कीपर जो रहे वो ऋषभ पंत रहे हैं। और जो अदर प्लेयर्स हैं उनकी हम बात करें, जिसमें कि यशवी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु फास्वरन, करण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षदीप और अर्शदीप रहे हैं। ओके,
अब इसी की तरह एक और ट्रॉफ़ी की बात करें जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। जैसे अभी तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफ़ी का नाम रखा गया दो खिलाड़ियों के नेम पे, सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के नाम पे, ऐसे ही पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रॉफ़ी होती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी जो है नेम की गई थी सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के खिलाड़ी थे और एलन बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। द 2024 टू 2025 एडिशन वॉज बोर्न बाय ऑस्ट्रेलिया। 2024 से 2025 का जो एडिशन था उसके विजेता कौन थे, ऑस्ट्रेलिया था। और सिक्योरिंग 3 विक्ट्रीज इन द 5 मैच टेस्ट सीरीज, 5 मैच टेस्ट सीरीज हुए थे। इसमें क्या होता है ना, 5 मैचेस होते हैं, उसमें से जो ज़्यादा विन करेगा वो विनर होगा। तो यहाँ पे जो विनर था वो कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ओके, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको बोला गया था, जसप्रीत बुमराह को बोला गया था। चलिए नेक्स्ट आप बात करें आरबीआई के रेपो रेट की, हमारे पास न्यूज़ आई है जो कि जून 2025 में आई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ रिसेंटली रिड्यूस द रेपो रेट टू 50 बेसिस पॉइंट। देखिए जब आरबीआई के रेपो रेट की बात करते हैं तो उसमें पॉइंट्स होते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं, बेसिस पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो केजी में करते हैं या किलो में करते हैं, तो उसमें ग्राम्स वगैरह होते हैं। इसी तरह से जब आरबीआई की रेपो रेट की बात की जाती है तो उसमें बेसिस पॉइंट होते हैं। तो अभी जो आरबीआई है उसने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से डिक्रीज़ किया है। अभी यहाँ पे क्या किया है आरबीआई ने, जो 1% का इंटरेस्ट रेट है उसको घटा दिया। कौन से इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, क्या हमारे इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, नहीं। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको लोन देता है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट घटा है, इस घटने की वजह से क्या होगा, जो बैंक है वो लोन कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करेगा। और जब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोन लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोन लेंगे तो लोग सामान खरीदेंगे लोन पे, कुछ ना कुछ बाइक या घर या कुछ भी खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी कंज्यूमर की, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अगर हम बात करें रेपो रेट की, जब रेपो रेट घटाया जाता है तो एक जो है एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है और महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन जब रेपो रेट को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम कमर्शियल बैंक्स का जो रेपो रेट है वो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा महंगा, इसी वजह से वो पब्लिक को भी क्या देंगे, महंगा लोन देंगे। अब जब महंगा लोन मिल रहा होता है कोई भी लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। इसी वजह से जो है महंगाई को कंट्रोल किया जाता है रेपो रेट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM। देखिए अभी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वो क्या काम करती है, जो PM के इकोनॉमिक फैसले होते हैं उनमें एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है या एम्प्लॉयमेंट या महंगाई, इन सब से रिलेटेड चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं और वो जो है PM को इन्फॉर्म करते हैं। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होती है। अब यहाँ पे नवंबर 2024 में जो इसके जो हेड थे इकोनॉमिक काउंसिल के, विवेक देब्रॉय, इनकी हो चुकी थी डेथ। और नवंबर 2024 से लेके अभी तक जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, वो इस पोजीशन के जो सभी काम हैं वो हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब इस पोजीशन पे परमानेंट जो है वो रिक्रूटमेंट कर ली गई है और यहाँ पे जो है वो बने हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के न्यू चेयरपर्सन बने हैं महेंद्र देव, एस महेंद्र देव कौन है, ये फॉर्मर चांसलर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के। ये एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में भी जानते हैं। इन्होंने 22 बुकों की राइटिंग और एडिटिंग की है और इन्होंने 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर जो है वो लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कि इकोनॉमिक इश्यूज़ है उनमें ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एक फंगाई से रिलेटेड है, फंगस से रिलेटेड है। इस फंगस का नाम है फुजेरियम ग्रैमिनेरियम।
फुजेरियम ग्रामिनेरियम अ क्रॉप डैमेजिंग फंगस, ये एक ऐसी फंगस है, अगर ये किसी खेत में, गेहूं के खेत में, ज्वार के खेत में, या मतलब जो भी ग्रेन्स होती है ना, अनाज होती है, उनके खेत में लग जाए तो ये पौधे को खराब कर देती है। और इससे जो पौधा है वो ऐसा जो अनाज बनता है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है, ये है इन्फेक्टेड क्रॉप और ये है फ्रेश क्रॉप। फ्रेश क्रॉप के मुकाबले यहाँ देखें तो इन्फेक्टेड क्रॉप में जो दाने वो छोटे होने लग जाएंगे, और उन दानों को अगर कोई इंसान या कोई जानवर खाएगा तो उसके मरने के भी चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो ये जो फुजेरियम ग्रामिनेरियम जो है न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक जो चाइनीज़ रिसर्चर है उसको अरेस्ट किया गया यूनाइटेड स्टेट में। क्यों? क्योंकि वो स्मगलिंग कर रहा था फुजेरियम ग्रामिनेरियम की। अब इस इंसिडेंट को जो है एग्रो टेररिज्म कंसिडर किया जा रहा है। एग्रो टेररिज्म का मतलब ये है कि कोई भी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री पर, उसको मैं मार दूंगी, तू लिख अपना काम कर। भागी ले। अब कोई भी कंट्री है वो उस पर वेपन से हथियार ना करके वहाँ की जो एग्रीकल्चर है, वहाँ का जो लोगों की हेल्थ है उस पर अटैक करती है, तो उसे हम एग्रो टेररिज्म बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोविड जैसा कोई वायरस किसी ने एक कंट्री पे दूसरी कंट्री पे डाल दिया, जिससे क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंकेज हो गई। ओके, तो ये जो है ये एक तरह का एग्रो टेररिज्म बना है, कंसिडर किया जा रहा है। और एग्रो टेररिज्म और बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए एक कन्वेंशन भी बनाई गई थी, जिसकी स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी, जिसको हम बोलते हैं BWC। ओके, इसमें क्या है कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स है इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, इनको युद्ध के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, इस इंसिडेंट से बायो सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा थ्रेट हमें देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें क्या होता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और इनमें जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। अब इसकी बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 5 परमानेंट मेंबर है। ओके, और इनके पास कौन सी पावर होती है? वीटो पावर होती है। आपको बोले कि वीटो पावर किसके पास होती है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। अब इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनको 2 साल के लिए टर्म के लिए यूएन जनरल असेंबली में इलेक्टेड करके चुना जाता है। ओके, जो न्यू नॉन परमानेंट है 2025 से 2026 टर्म के लिए वो बने हैं डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। ओके, दिस कंट्रीज विल रिप्लेस इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड एंड मोजाम्बिक। दिस कंट्री विल रिप्लेस, ये जो है किन किन कंट्रीज़ को रिप्लेस करेंगे? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक। ओके, जिसका टर्म जो है एंड होगा दिसंबर 2024 में। अब जो नए मेंबर बनेंगे वो है बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया और लिब्रिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लातविया जो है वो फर्स्ट टाइम मेंबर बनेगा, इससे पहले ये यूएनएससी का कभी भी मेंबर नहीं बना था। ओके, तो यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका कार्यकाल 2 साल का होता है, जो कि यूएन जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। एवरी 5 ईयर मेंबर आर इलेक्टेड to ensure global representation. Latvia is joining UNSC for the first time. Okay, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें बांग्लादेश की नई करेंसी के बारे में। आपको पता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो कि डॉटर किसकी थी? शेख मुजमिर रहमान की, उनको सत्ता से हटा दिया गया है। शेख मुजमिर रहमान कौन थे? वो पर्सन थे जिन्होंने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश अलग हुआ था। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो इनके जो शेख
मुजम्मिल रहमान थे, इनकी जो फ़ोटो है वो उसको टका से हटाकर, बैंक नोट से हटाकर अब जो वहाँ के हिस्टोरिकल टेम्पल्स है या फिर बुद्धिस्ट प्लेसेस है उनको जो है नोट पर छापा जाएगा। ओके, बांग्लादेश की हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कैपिटल क्या है, ढाका है। इंडिपेंडेंस ये आज़ाद हुआ है 1971 में। बांग्लादेश से मेजर रिलीजियस और कल्चरल साइट हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसमें कि नेशनल मार्टरेस मेमोरियल और हिस्टोरिकल पैलेसेस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया इलेक्टेड टू यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द 2026 एंड 2028। इंडिया को इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल यूएन के जो है मेंबर बनाया गया है। इसमें 18 कंट्रीज़ जो है मेंबर बनाई गई है, जिसमें कि एशिया से, अफ्रीका से है मोज़ेम्बिक, सैरा लियोना, बुरुंदी और चैड। एशिया पैसिफिक से है लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया और चाइना। ईस्टर्न यूरोप से है क्रोएशिया, यूक्रेन और रशिया। लैटिन अमेरिका से है कैरिबियन, इक्वाडोर, पेरू, सेंट किट्स एंड नेविस। और वेस्टर्न यूरोप और अदर्स से है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, तुर्की और फिनलैंड। ओके, अब इससे इंडिया इसकी पार्ट बनी, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स एंड सोशल पॉलिसीज़ में चेंज आने की चांसेस है और इंडिया जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है मॉडल सोलर विलेज। देखिए, आपको पता है कि पीएम मोदी के थ्रू जो है फरवरी 2024 में एक योजना लाई गई थी, जिसको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बोला गया था। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे वादा किया गया था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे और इसमें जो सोलर पैनल का खर्चा आएगा उसमें 40% सब्सिडी दी जाएगी हर एक फैमिली को। अगर हम बात करें इंडिया में सोलर पावर के स्टेटस की, तो जो हमारा दमन एंड दीव है, दीव में जो है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जिसमें पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पावर से यूज़ की जाती है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है। ओके, तो अब हम बात करें राजा खास विलेज हिमाचल प्रदेश की, तो ये फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज रहेगा इंडिया का। राजा खास जो है वो इंदौर तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसको फर्स्ट स्टेट जो है वो फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बनाया गया है, जिसमें कि पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना का यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या है, 43 गाँव में से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के सोलर इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसे सिलेक्ट किया गया है। इसको 1 करोड़ की ग्रांट दी गई है सोलर डेवलपमेंट के लिए, और सोलर पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइट, वाटर हीटर और पब्लिक बिल्डिंग्स का यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। implemented by हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉलिसी बोर्ड एंड हिमरूजू एज द नोडल स्टेट एजेंसी। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया गया है, तो ये बने हैं हमारे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में 2025 बनाया गया है मेहदी हसन मिर्ज़ा, जो कि बांग्लादेश से है। सॉरी, मेंस की कैटेगरी में जो बने हैं वो है, वेट फॉर अ मिनट, मोहम्मद वसीम जो कि यूएई से बिलोंग करते हैं। और वुमेंस की कैटेगरी में बात करें, क्लोए टैरन जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। आईसीसी की हम बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसमें 108 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश ये करूँगी कि हम लगातार बने रहे और जितना हो सके हम डेली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।